हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज गुरुकुल में हम बात करने वाले हैं फिर से क्लास 12 के थर्ड चैप्टर वैद्युत विभव के बारे में। इससे पहले हमने वैद्युत विभव के बारे में चर्चा कर ली थी कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभव का क्या महत्व है, और सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमने चर्चाएं कर ली थी। और वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने उसमें आपको एकदम डीपली वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में भी अंतर समझाया था। तो वो लेक्चर देखिए, पहला किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर कोई भी टीचर पढ़ाए, पहला लेक्चर बहुत कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होता है, तो पहले लेक्चर को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। चलिए, वैद्युत विभव इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले हमने पढ़ा वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, और हमने क्या पढ़ा कि हम एक आवेश को कभी अनंत से ला रहे हैं, कभी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, और उसकी कार्य को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर में वो जो कार्य किया जा रहा था, अब कार्य कितना किया जाएगा? अब मैं आपसे प्रश्न एक पूछता हूँ कि अब जो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ वो लिख रहा हूँ हेडिंग कि वैद्युत क्षेत्र में, क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच देखते हैं कौन कौन से बच्चे अपने, जो बच्चे आंसर दे पाएंगे, समझ जाएंगे कि वो कल का क्लास बहुत अच्छे से किए हैं और वो चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे, वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश, यहां पे लिख दिया, वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य, बताइए भाई आप लोग क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यहां पे मैंने क्या बोला? वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब मैंने क्या लिखा? वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य, या वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। यही ठीक लग रहा है ना? दो बिंदुओं के बीच एक आवेश, यहां पर लिख दीजिए, एक आवेश यहीं पर लिख रहा था लेकिन मुझे सही नहीं लगा, लेकिन यहां पर सही नहीं लग रहा है। चलिए, तो आपको ये बताना है कि अगर ये दो बिंदु है, ध्यान समझिए, ये दो बिंदु है और मेरा सर समझ लीजिए आवेश है, मेरा सर क्या है? आवेश है। ये दो बिंदु है, तो इस बिंदु पर सर है, अब फिर इस बिंदु पर ले जाना है, इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर ले जाना है। तो यहां से ऐसे अपने आप तो चला नहीं जा रहा है, कुछ कार्य कर रहा है ना मेरा शरीर, तो वही कार्य हमें ज्ञात करना है। समझ लीजिए, इन्वायरमेंट जो था ये क्या था? ये वैद्युत क्षेत्र था, और हम वैद्युत क्षेत्र में खड़े हैं। ये वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है, ये वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है। तो इस आवेश को यहां से यहां जो हम ले जा रहे हैं, इसमें क्या कार्य करना पड़ रहा है? तो इससे पहले हमने जो वैद्युत विभवांतर पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था? वैद्युत विभवांतर क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को, किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। और उसकी परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? हमने क्या पढ़ा था? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पे, मतलब दो बिंदुओं के बीच ले जाने में। और वैद्युत विभवांतर इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा वी को वैद्युत विभवांतर रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू क्यू। तो क्या यहां से हमें डब्ल्यू निकालना है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा वी इंटू में क्यू। यानी कि वैद्युत विभवांतर का अगर हम क्यू में गुणा करते हैं, किस में गुणा करते हैं? ध्यान रखिएगा, क्यू में गुणा करते हैं, तो उससे हमें वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक आवेश को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक आवेश को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य प्राप्त होता है। अच्छा सर, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, कि जब भी, जैसे मान लीजिए, पहले समझिए, ये क्या है? देखने से समझ में आ जाता है, वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में ये समझ लीजिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। इसमें हम लेके जा रहे हैं मान लीजिए क्यू आवेश को,
इसमें हम किसको लेके जा रहे हैं, बिंदु ए से बिंदु बी पर हम ऐसे क्यू आवेश को लेके जा रहे हैं। तो ये दोनों बिंदु जरूरी थोड़ी ना है कि समान विभव पे होंगे, ये इनका विभव अलग होगा और इस बिंदु का विभव अलग होगा। कोई उच्च विभव पर होगा और कोई निम्न विभव पर होगा। कल मैंने उच्च विभव और निम्न विभव पर भी बहुत अच्छे से चर्चाएं की थी। तो कोई उच्च विभव पर होगा और कोई निम्न विभव पर होगा, अर्थात किसी का विभव अधिक होगा और किसी का विभव कम होगा, किसी का विभव उच्च होगा और किसी का विभव कम होगा। तो मान लीजिए हम इसमें आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे थे, क्या दोनों स्थिति में चीजें समान होंगी, या उच्च से निम्न पे ले जाए या निम्न से उच्च पे ले जाए? तो नहीं, चीजें समान नहीं होंगी। इसको नोट बना के लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नोट बना के लिखिएगा स्टार बना के, कि जब भी धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर लेके जाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। जब भी आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से कहां ले जाएंगे, उच्च विभव की ओर ले जाएंगे, तो कार्य बाह्यकर्ता द्वारा करना पड़ेगा, बाह्यकर्ता द्वारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर धन आवेश को, जब भी हम धन आवेश को, अच्छा यहाँ पे धन आवेश कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दीजिए, इसको लीजिए और हाईलाइट कर देता हूं। जब भी धन आवेश को किसको ले जाएंगे, जब भी धन आवेश को निम्न विभव से, जैसे मान लीजिए एक चीज समझिएगा, ये बिंदु था, ये ब्लैक वाला क्या है, निम्न विभव है, और ब्लू वाला क्या है, उच्च विभव है। हमारा सर क्या है, आवेश है। हम इसको निम्न विभव से उच्च विभव की ओर लेके आए, इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, हमें कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही हम उच्च विभव, ये क्या है, उच्च विभव, अगर हम यही उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आएंगे तो हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, हमें कार्य प्राप्त होगा, कार्य मिलेगा, कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी, कार्य प्राप्त होगा। तो ये भी लिख लीजिएगा कि यदि धन आवेश की बात हो रही है, ऋण आवेश उल्टा, यदि धन आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, कहां से कहां लाया जाए, उच्च से निम्न की ओर, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर लाया जाए तो कार्य क्या होगा, कार्य प्राप्त होगा, क्या होगा, कार्य प्राप्त होगा। कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कार्य प्राप्त होगा, कार्य क्या होगा, प्राप्त होगा, कार्य क्या होगा, प्राप्त होगा। ये इंपॉर्टेंट बहुत ही पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए पहले अच्छे से, इस पॉइंट को नोट करिए और समझिए। एक धन आवेश है, ये अगर उच्च विभव पर है तो हम इसको उच्च से निम्न पर ले जाएंगे तो कार्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इसको निम्न से उच्च पर लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, किसी बाह्यकर्ता द्वारा, मतलब हमें करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से आएगी तो ये अपने आप हो जाएगी, लेकिन यहां पर रहेगा तो हमें उठा के करना पड़ेगा। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी आगे इसी में पढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब ये ना तो वो विदेश चले जाना है, इसी में चीजें पढ़ना है। अब देखो, यदि जो ये बिंदु, जो आवेश Q था, ये वैद्युत क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण करने के लिए स्वतंत्र हो, तो जो किया गया कार्य है वह उसके बोलो गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। कब होगा, जब वो घूमने के लिए संचरण है। और आप सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे उसमें क्या होता है, जो आवेश वैद्युत क्षेत्र में घूमने के लिए फ्री होते हैं। तो जब भी आवेश वैद्युत क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र होंगे, उस स्थिति में जो आपका क्या होगा, जो आपका किया गया कार्य है वही उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा सर, जब ये भी लिखना पड़ेगा कि जब आवेश घूमने के लिए स्वतंत्र हो, लिख देता हूं तो आप लोग कहेंगे सर
तब भी आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, 12th वाले बच्चों से ज़्यादा 10th वाले बच्चे इस बार मुझे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार उल्टा बैच था, पिछली बार जब 2021 में था तो 10th वाले बच्चे कम सक्रिय थे, वो मतलब उतने मोटिवेटेड नहीं लग रहे थे। लेकिन इस बार 10th वाले लग रहे कितना पढ़ देंगे, और 12th वाले पता नहीं क्यों डाउन है। लग रहा है इसलिए डाउन है क्योंकि वो 10th में एग्जाम देकर आए नहीं हैं। अगर आप लोग भी 10th में एग्जाम दिए थे तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसी स्थिति है। आप लोग परिस्थिति को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आप किस क्लास में हैं और क्या परिस्थिति है। चलिए, जब वैद्युत क्षेत्र में, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र को हम ई से डिनोट करेंगे। जब वैद्युत क्षेत्र में, और आवेश को क्यू से, जब वैद्युत क्षेत्र में आवेश घूमने के लिए स्वतंत्र हो, संचरण के लिए स्वतंत्र हो, के लिए स्वतंत्र हो, तो किया गया कार्य, घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो कार्य, ठीक है, तो किया गया कार्य ठीक था, किया गया कार्य, लेकिन प्राप्त कार्य भी हो सकता है ना। तो कार्य जो होता है तब कार्य किसके बराबर होगा? कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। ऊर्जा के, यानी गतिज ऊर्जा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। इतना इसलिए क्यों लिखवाया जा रहा है? इसका वो महत्व नहीं है, महत्व है यानी कि W इक्वल टू क्या होता था? डेल्टा V इंटू में Q, तो K इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? डेल्टा V इंटू में Q। क्यों? क्योंकि जो W है वो बराबर है K के। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थी, न कि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट थी। और ये कौन सा कार्य है ये लिख लेंगे अगर लिखना चाहेंगे। तब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। मैं पूरा कितना लिखूं, समझ सकते हैं आप बातों को, ठीक है। अब ये चीज यहां तक सर जी हमको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ गया। तब मैं पूछ रहा हूं, इसमें गतिज ऊर्जा है, इसमें कार्य है। जब आपके पास ऊर्जा है, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे चल रहा हूं, टिक 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 टिक, और गतिज ऊर्जा मुझे मिल गई, टक 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 टक, स्पीड बढ़ गई। तो अगर आपसे पूछे कि भाई अगर ये चल रहा है तो गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? इसमें ये आवेश जो है गति कर रहा होगा। तो मैं पूछ दिया आपसे, भाई आवेश कितनी स्पीड से गति कर रहा था, वेग क्या था उसका? और सर जी वेग कैसे पता करें? वेग आप पता कर सकते हैं, कैसे? देखिए, हमें क्या पता है? हमें पता है कि ये इक्वल टू क्या होता है सर? हाफ mv²। वेरी गुड। के इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, अब मैं बोलता हूं, और यहां से हमने के इक्वल टू क्या देखा सर? ये डेल्टा V इंटू क्यू। अगर जब आपको द्रव्यमान, मान लीजिए आवेश का द्रव्यमान दिया हुआ है m, आवेश का द्रव्यमान m हो तब वेग, ठीक है। तो आवेश का द्रव्यमान मान लीजिए आपको m दिया हुआ है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं v² इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं ना, यहां पे लिख रहे हैं v² इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 डेल्टा V इंटू में Q अपॉन में m। अब v² से हमें v निकालना है, तो v² से v निकालना है तो बस कर दीजिए v इक्वल टू, सारी चीजें किस में आ जाएंगी? अंडर रूट में आ जाएंगी। क्या? 2 डेल्टा V इंटू में Q अपॉन में m। यहां से आप वेग भी निकाल सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। इसी चैप्टर में नहीं, सारे जगह इस फॉर्मूले के काम पढ़ने वाले हैं। तो ये जितने फॉर्मूले भी आप पढ़ते आ रहे हैं, जैसे थोड़ा सा मैं भी रिवाइज करवा देता हूँ आपको, जो फॉर्मूले हम पढ़ते आ रहे हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, F इक्वल टू हाफ, सॉरी F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, F इक्वल टू E इक्वल टू F/Q। फिर सर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा Q इक्वल टू NE। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा P इक्वल टू मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P इक्वल टू Q इंटू 2L। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? टाउ इक्वल टू PE या PE साइन थीटा, P क्रॉस E या PE साइन थीटा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोग वैद्युत क्षेत्र में अक्षीय स्थिति पर बिंदु की तीव्रता पढ़ी वैद्युत क्षेत्र की, तो इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/2P/r³। और जब निरक्षीय की बात करेगा तब क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो हो जाएगा सर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में r
Q। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है सर, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और क्या होता है गॉस का प्रमेय, क्या होता है तो गॉस का प्रमेय सर फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम लोग आ गए थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर पर हम लोग पहली चीजें पढ़े वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है सर जी, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। सर जी फिर हमने पढ़ा वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है सर, डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। उसके बाद हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य। वैद्युत क्षेत्र में किया गया वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश में किया गया कार्य, तो उसको हमने पढ़ा W इक्वल टू डेल्टा V इंटू में Q। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उत्पन्न गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी तो सर V इक्वल टू डेल्टा V इंटू में Q। फिर आपसे पूछा गया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश की गति क्या होगी वैद्युत क्षेत्र में, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा V इक्वल टू √2 डेल्टा V इंटू में डेल्टा V इंटू में Q अपॉन में M अंडर रूट के अंदर। तो यहां तक अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, और जिस प्रकार हमें ये चीजें याद है उस प्रकार आपको भी ये चीजें याद होनी चाहिए, आपको भी ये चीजें याद होनी चाहिए। चलिए अब जल्दी से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लिख दे रहा हूं कि आपके में आएगा, आपके एग्जाम में आएगा। क्या होगा, आपके एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में क्या होगा, आएगा। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बारे में बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन हर एक साल आता है, नया नया नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो इसे EV से भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हुए मिलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। तो आप लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा में भी कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मात्रक है। देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का मात्रक है गतिज ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन जब आपको गतिज ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हम क्या लगाएंगे, ऊर्जा का मात्रक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊपर लिखना चाहिए ना, ये क्या है ऊर्जा, ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मात्रक है, गतिज ऊर्जा का मात्रक है। इतनी चीजें पहले तुमको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का मात्रक है, बस। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जो बहुत बार पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, गतिज ऊर्जा का। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। परिभाषा में लिख दूंगा, घबराइए मत, पहले समझिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, गतिज ऊर्जा है या ऊर्जा है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर अर्जित करता है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, ये भाई बहुत बार आता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, कौन सी है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, गतिज। ठीक है, वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर
पर अर्जित करता है। एक वोल्ट जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है उसे क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब मैं काम कर रहा था, मैं आगे ही बढ़ने जा रहा था, तब तक एक बच्चा कह रहा है सर जी, मैंने पूछा क्या भाई? आप कह रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन अभी तक तो हम पढ़ते आए हैं कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। मैंने बोला भाई बात तो सही है, ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, तो जब ये भी ऊर्जा का मात्रक है और वो भी ऊर्जा का मात्रक है, जैसे सेंटीमीटर भी क्या है? दूरी का मात्रक है, और मीटर भी क्या है? दूरी का मात्रक है, तो दोनों में इसका संबंध होता है। तो उससे बोला सर जी इसमें भी तो कोई संबंध होता होगा। मैंने कहा बिल्कुल होता है। तो उसने पूछा क्या संबंध होता है? तो संबंध देखिए क्या होता है कि जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ये पूछा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो क्या होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। क्या? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ आप लोग इसे रेड बॉक्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखिए मैंने आपको 3 प्रश्न लिखवाए, एक परिभाषा, एक संबंध, एक जूल और इसमें संबंध, और एक इसका मात्रक किसका होता है। अगर इससे एक प्रश्न आपके 2023 के पेपर में नहीं आया या आपके हाफ ईयरली में नहीं आया, आपके टेस्ट में नहीं आया, पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतनी गारंटी है। इतना ये सबसे लोकप्रिय प्रश्न है। क्यों इतना लोकप्रिय है? क्योंकि ये 12th से पहले कहीं आपको पढ़ने को मिला ही नहीं होगा। एक नया टॉपिक है। आवेश, आवेश आपने इससे पहले सुना होगा, बल के बारे में आपने इससे पहले पढ़ा होगा, कूलाम का नियम भी आप 11th में अगर ध्यान दिए होंगे थोड़ा सा तो आप जान गए होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आज से पहले आपने सुना ही नहीं होगा, इसलिए ये बहुत इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और लोकप्रिय प्रश्न है आपके एग्जामिनर का। चलिए जल्दी से इसको कीजिए, हम इसको इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र, संरक्षी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, संरक्षी वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है। वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है। अब संरक्षी क्षेत्र किसे कहते हैं बताइए? संरक्षी क्षेत्र किसे कहते हैं? तो संरक्षी या वैद्युत संरक्षी क्षेत्र लिख लीजिए, वैद्युत संरक्षी क्षेत्र किसे बोलेंगे? वैद्युत संरक्षी क्षेत्र। वैद्युत संरक्षी क्षेत्र किसे बोलेंगे एक बार में बताइए कि वैद्युत संरक्षी क्षेत्र हम किसे कहते हैं? सर वैद्युत संरक्षी क्षेत्र, हाँ, तो अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी उसी से रिलेटेड है वैद्युत संरक्षी क्षेत्र भी। क्या होता है वैद्युत संरक्षी क्षेत्र? तो देखिए अभी हम क्या कर रहे थे विभवांतर में भी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे थे और उसमें कुछ कार्य करना पड़ रहा था। वही हम लोग अगर निम्न से उच्च को धनावेश को ले जा रहे तो कार्य प्राप्त होता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, ले जा रहे थे तो कार्य करना पड़ रहा था, तो कहीं भी कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन वैद्युत संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, जिसमें वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, अर्थात किसी कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उसे वैद्युत संरक्षी क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत संरक्षी क्षेत्र कहते हैं। ध्यान समझिए, वैद्युत संरक्षी क्षेत्र किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जिसमें, वह संरक्षी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? पथ पर निर्भर नहीं करता। अर्थात किसी संरक्षित क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो मैं एक लिख देता हूं, जो अभी मैंने बोला कि वैद्युत संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो वैद्युत, और दूसरा वाला आप लोग खुद लिखेंगे, वैद्युत संरक्षित क्षेत्र
क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें किया गया कार्य, पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता है, जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अर्थात ये मैं लिख देता हूं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, W इजकल टू डेल्टा V इंटू में Q इजकल टू में 0 किया गया क्या करता है, शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो ये हमने पढ़ा क्या, वैद्युत संरक्षीय क्षेत्र। चलिए अब आगे बढ़ा जाए ना। अब हमें पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र निकालने, वैद्युत विभव निकालने की फॉर्मूला। ठीक है, वैद्युत विभव निकालने की फॉर्मूला। अभी तक कुछ बच्चे कहेंगे सर ने पढ़ा था V इक्वल टू W/Q, उस पर क्वेश्चन आते ही नहीं है, वो आपको समझाना, वो परिभाषा थी, फॉर्मूला नहीं था। अभी हम किसी बिंदु तक मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक बिंदु आवेश है Q, उससे R दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, नहीं पता, वही अभी हम पता करेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण किस पर, किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की बिंदु पर वैद्युत विभव क्या निकालना है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बहुत बढ़िया। चलिए सर, अब वैद्युत विभव निकालना है, तो इसको निकालने से पहले विस्थापन की परिभाषा बताइए। विस्थापन इसमें यूज होगा, इसलिए पूछ रहा मैं, फालतू में नहीं पूछ रहा हूं। विस्थापन क्या होता है सर जी? विस्थापन सर, एक बिंदु से दूसरे बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मैं पूछूं बल क्या होता है, कार्य क्या होता है? अच्छा बल बता दीजिए पहले, बल क्या होता है? सर जी धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। वेरी गुड। कार्य क्या होता है? सर जी कार्य, बिल्कुल कार्य, फंस गए हम। कार्य क्या होता है? अब कुछ बोलेंगे सर विभवांतर इंटू Q, वो वाला कार्य नहीं, बल और विस्थापन से रिलेटेड कार्य बताओ। सर बल गुणे विस्थापन को कार्य कहते हैं। गलत है सर जी, हमने पढ़ा है W इक्वल टू F इंटू D। गलत है, फॉर्मूला सही है, जो आप बोले वो गलत है। कैसे गलत है सर जी? बल गुणे विस्थापन को कार्य कहते हैं? नहीं, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। बल गुणे बल की दिशा में, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, तो दिशा बोलना बहुत जरूरी है। बल गुणे बल की दिशा में किया गया कार्य क्या होता है? विस्थापन होता है। दिशा विपरीत हो गई, बल की दिशा से विपरीत हो गई, साइन क्या हो जाएगा? माइनस। अब चलिए चलते हैं इस पर। तो क्या बोल रहा है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव। अच्छा कोई बात नहीं, वेरी गुड। हम ले लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु आवेश Q। हमने क्या लिया? यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q लिया, और ये बिंदु एक बना देते हैं A। यहाँ पे बिंदु मत बनाइए, ये बना लीजिए बिंदु, इससे R ये दूरी है, और इस R दूरी पर एक बिंदु बन गया A, और फिर इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु हमने यहाँ पर बना दिया D, जहाँ पे Q0 आवेश है। और ये Q0, ये जो बिंदु D दूरी है, सॉरी C कर दीजिए इसको, जो बिंदु C दूरी है, ये प्रथम आवेश से X दूरी पर है।
प्रथम आवेश से x दूरी पर, चीज़ें समझिए जैसे बनाते जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक बिंदु हम बना दिए B और जिसके बीच की दूरी क्या है, dx है। अच्छा, अब हमें क्या करना था, हमें इस q आवेश को क्या करना था, हमें इस q आवेश से, जो आवेश बिंदु C पर स्थित है Q नॉट, ये दोनों धनात्मक आवेश है, साइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो साइन में लगा देता हूं, मैं भी भूल गया, साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, साइन लगाइए, दोनों क्या है, धनात्मक आवेश है। तो इस बिंदु आवेश के कारण जो ये बिंदु C पर परीक्षण आवेश है, धनात्मक आवेश, इस आवेश को हमें बिंदु A पर लाना है, जो इस आवेश से r दूरी पर है, जो इस आवेश से r दूरी पर है, और इस आवेश को यहां पर लाने पर क्या वैद्युत विभव उत्पन्न होगा हमें बताना है। तो हमें तो वैद्युत विभव, ऐसा तो हम कुछ पढ़े ही नहीं, इतना लंबा हम कैसे निकालें, इतना लंबा हम कैसे निकालें, चीजों को समझिए। अब बता रहा हूं मैं प्रोसेस कैसे करते हैं। हम इसको पहले बहुत छोटी दूरी जो dx है, ये इससे कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, तो हम पहले इसको छोटी सी दूरी dx पे लाते हैं। कहाँ पे लाते हैं, छोटी सी दूरी dx पे लाते हैं, और किया गया कार्य निकाल लेते हैं कि इसको dx पर लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य निकालने के लिए हमें बल पता होना चाहिए, कितना बल लगेगा। तो दोनों धनात्मक आवेश हैं, तो इनके बीच इसको लाएंगे तो बल लगेगा ना, जी सर बल लगेगा, कौन कितना बल लगेगा, सर जी कुलाम सर ने बताया था, उस नियम से निकाल लीजिए। तो देखो बिंदु आवेश q के कारण, ठीक है, q के कारण, बिंदु q के कारण q पर बल प्लस q के कारण q नॉट पर बल क्या लगेगा, गुलाम सर ने बताया था F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो Q नॉट बाई दूरी कितनी है, इससे दूरी कितनी है, x स्क्वायर, इससे दूरी कितनी है, x स्क्वायर। तो इस x स्क्वायर, इससे कुल दूरी कितनी है, x स्क्वायर पर कितना बल लगेगा, इतना बल लगेगा। तो अब हम बोल रहे हैं कि इस बिंदु से, बिंदु C से बिंदु B पर लेके आओ बच्चा, बिंदु C से बिंदु B पर लेके आओ, और कितना कार्य तुम्हें करना पड़ेगा बताओ। तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, W = बल, अभी मैंने क्या बताया, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, कार्य तो यही होता है ना, बल गुणे बल की दिशा में, लिख भी दे रहा हूं, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो सर लिखिए W = F ले लीजिए, F कितना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q और Q नॉट बटे में x स्क्वायर इंटू में विस्थापन, सर जी लीजिए dx, इतनी दूरी पर ला रहे तो विस्थापन कितना हो रहा है, dx। गलत है, बताने का भी परिमाण यही हुआ। बल किधर लगेगा, बल ये q आवेश है, q आवेश प्रतिकर्षण पर लगेगा, तो बल इधर की ओर लगेगा ना, और हम ला इधर रहे, इधर की ओर, तो विस्थापन कैसे हो रहा है, विपरीत दिशा में। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है कार्य, और यही विस्थापन हो रहा है विपरीत दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में हो रहा है तो क्या लिखेंगे, -dx, क्या लिखेंगे, -dx, कहाँ लिखेंगे, -dx। अच्छा, अब मैंने बोला कि जो dx लाने में, जो dw आपको कार्य करना पड़ा, dx लाने में कितना कार्य करना पड़ा, सर जी dw कार्य करना पड़ा। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको आप अनंत से लेकर आओ r तक, तो क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, अनंत से लेकर आओ r तक, तो लोअर लिमिट अनंत हो गया और अपर लिमिट r हो गया, अनंत से लेके आओ r तक। तो यहां से हम नहीं ला रहे, अब हमने तो ये इसको बनाने के लिए किया, अब हम इसको अनंत से ला रहे हैं कहां तक, डायरेक्ट r तक। तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है सर। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई x स्क्वायर dx, और माइनस को हम ला देते हैं, माइनस को यहाँ पे ला दो, इनके बीच आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस को आगे ला दो सबसे, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कार्य W हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या था, कांस्टेंट बाहर आ गया, Q1 Q2 क्या था, कॉमन कांस्टेंट था, ये भी बाहर आ गया, Q नॉट भी बाहर आ गया, बचा क्या, बचा अंदर ये आपका बचा -dx बाई एक्स स्क्वायर, 1/x² dx। अब अगर इसका समाकलन आपको करना आता होगा तो ये क्या हो जाएगा, W = Q नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1/x लोअर लिमिट अपर लिमिट,
इतनी चीज़ें सर हमें आती हैं और इतनी चीज़ हम कर चुके हैं, बहुत बढ़िया कर चुके हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 1/r माइनस में 1/इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट जीरो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो चीज़ें क्या निकल के आएंगी सर, चीज़ें निकल के आएंगी, ऊपर कर देता हूँ, चीज़ें क्या निकल के आएंगी, चीज़ें निकल के आएंगी क्या निकाल रहा हूँ, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट अपॉन में R, क्यू नॉट अपॉन में R, क्यू नॉट अपॉन में R। सर यहाँ पे तो हम कार्य निकाल रहे हैं, हमें निकालना है वैद्युत विभव। ये तो सर कार्य निकाले, आप इतना परेशान करोगे। जब कार्य निकालने तो वैद्युत विभव तो आप निकालने, कैसे निकालने सर, वैद्युत विभव हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था V इक्वल टू W/Q। तो यहाँ पे Q क्या है, क्यू नॉट। जिस आवेश को हम लेके घूमते हैं वही तो अपॉन में होता है ना, जिस आवेश को हम लाते हैं। हाँ सर, तो इस आवेश को हम ला रहे हैं क्यू नॉट को। तो अब इसको क्या करेंगे, W का रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में R/क्यू नॉट से क्यू नॉट कट हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, V इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये आ गया हमें किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी भी बिंदु पर, मतलब किसी बिंदु आवेश Q से बिंदु R दूरी कितनी भी हो, उस बिंदु पर क्या वैद्युत विभव होगा वो हम बता सकते हैं, मतलब किसी आवेश के निकट। अब किसी बिंदु आवेश क्यों ले रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र होता है और उसी वैद्युत क्षेत्र में लाने पर यह वैद्युत विभव उत्पन्न होता है। तो क्या है ये सर, ये सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन करने से पहले बताया था कि पहले लेक्चर में बताया था कि वैद्युत विभव में आवेश को साइन के साथ रखते हैं, तो धन आवेश तो लिखते नहीं है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, धन आवेश के लिए। और तब ऋण आवेश के लिए क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका ऋण आवेश के लिए। ऋण आवेश के लिए क्या हो जाएगा सर, ऋण आवेश के लिए बस कुछ नहीं, ऋण आवेश में क्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस क्यू हो जाएगा। तो बस आप माइनस क्यू कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका V इक्वल टू -1/4 पाई, यहीं पे माइनस कीजिए, क्यू के पास ही आप माइनस रखिए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में R। ये ऋण आवेश के लिए है। ये किसके लिए बच्चा, ये ऋण आवेश के लिए है। चीज़ें देखिए, एकदम छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ आपको और लेके चल रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आपको समझा रहा हूँ और लेके चल रहा हूँ। इसी के साथ अब इसमें इस चैप्टर में, ये भी चैप्टर हमारा समाप्त है, हमें अगर बस नेक्स्ट लेक्चर आएगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में अभी तक आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, अभी तक आपको इस चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, अगर आप समझदार होंगे तो एक लेक्चर इसके बाद और भी आ सकता है, मतलब 2 लेक्चर और आएंगे और ये चैप्टर खत्म। तो चैप्टर भाई खत्म होते जा रहा है। आज इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें समझाई गई हैं, पहले उसको समझिएगा ध्यान से। देखिए, इसको रटने का प्रयास कोई भी बच्चा ना करे, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, रटने का प्रयास मत करिएगा। एक बार नहीं समझ में आता, समझ लेते हैं, उसके बाद से प्लीज़ एक बार डिराइवेशन अपने से किया कीजिए। रट लेंगे अभी आ जाएगा, जब 5-6 चैप्टर हो जाएंगे ना, आप भूलते जाएंगे, बर्डन हो जाएगा। यहाँ का समाकलन वहाँ करेंगे, यहाँ का गुणा वहाँ करेंगे, तो प्लीज चीज़ों को समझिए। इसीलिए देख रहे हैं, एक विस्थापन समझाना था तो मैं पहले समझाया, बाद में समझाया, आगे पीछे करके आपको समझाया, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं आ रहा है पूछिए, लेकिन रटिएगा मत। हमारा रटाने का लक्ष्य ही नहीं है। अगर आपको रटवाने का लक्ष्य होता तो मैं कभी यूट्यूब चैनल पर आता ही नहीं। जिसको पढ़ाना था वो पढ़ाता रहता, रटवाता रहता। मैं देखा कि हिंदी मीडियम के बच्चों को रटवाया जा रहा है, बताया समझाया कम जा रहा है। इसलिए मेरा मेन एम है आपको समझाना। तो प्लीज समझिएगा, चीज़ों को नहीं आता है बोलिए, फिर से मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन समझना जरूर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़े। आप कमेंट करके भी हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हमारा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है। तो चलिए बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।